एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से हम आज का विषय पद परिचय फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने समझा होगा कि पद परिचय में पद किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जो पद होता है वो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो इसमें राजेश एक शब्द है, रमेश शब्द है, पुस्तक एक शब्द है। ठीक है। तो व्याकरण के अनुसार राजेश का परिचय देना, रमेश का परिचय देना और पुस्तक का परिचय देना, यह ही पद परिचय कहलाता है। अब हम बात करें, हम राजेश का परिचय। राजेश क्या है? राजेश संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। उसके साथ पुस्तक को देने की क्रिया, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। रमेश को पुस्तक दी किसने दी? राजेश ने दी। तो क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया के साथ इसका संबंध है। तो आशा करता हूं कि पद किसे कहते हैं यह आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में बात करते हैं कि कैसे हम शब्दों को पहचाने कि यह संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है या फिर क्रिया विशेषण है, विशेषण है। यह इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी कि संज्ञा शब्द कैसे हम पहचानें। देखिए, अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा है। इसी क्रम में अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर, अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग, जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द यदि हैं तो वह शब्द का क्या है? सर्वनाम है। इसी क्रम में अगर किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है कोई शब्द, जैसे कि वह लंबा है, सुंदर है, डरावना है, तो इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे, इस प्रकार की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होंगे वह सारे के सारे शब्द विशेषण कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। रमेश तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता तेज हो गई। तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें क्रिया विशेषण में, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर, आज दिन भर बारिश थी, तो दिन भर क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया कैसे हो रही थी? बारिश रुक रुक के हो रही थी या बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। क्रिया कहाँ हो रही थी? ठीक है, बारिश बाहर हो रही थी या आग अंदर लगी थी, आग जंगल में लगी थी। तो ये, और क्रिया कितनी मात्रा में हो रही थी, कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, पर्याप्त हो रही थी, आग कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी या कम कम थी। इस तरीके के शब्द जो बताते हैं वह आपकी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। इसी क्रम में जो पद परिचय में जो हम अगली चीज़ बताते हैं, देखिए पद परिचय में सबसे पहले पांच चीज़ों के बारे में आपने कल पढ़ा होगा कि पद परिचय में कौन सी पांच चीज़ों के बारे में बताया जाता है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो पद परिचय होता है वो 5 प्रकार से होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन्हीं को हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, इस स्क्रीन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, अगर शब्द किसी दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध दर्शाता है, देखिए अव्यय के प्रकार में संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय और विषमयादि बोधक अव्यय। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा संज्ञा, उसके बाद हमने पढ़ा सर्वनाम, उसके बाद हमने पढ़ा विशेषण, फिर क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसी को पद कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था,
उसी क्रम में हम संबंध बोधक अव्यय पढ़ रहे हैं कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए क्या है, शब्द होते हैं, के पास, के ऊपर, से दूर, है ना, राम सीता राम से दूर हो गई, के कारण, के लिए, की ओर, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वह संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय को यदि हम पढ़ें तो और, अतएव, इसलिए, लेकिन। अब जो संबंध बोधक हैं ये क्या करते हैं, दो वाक्यों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से अभी समझेंगे। पहले हम समझ लें विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है कि किसी भी वाक्य में ऐसे शब्द जो हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे, अरे आप पास हो गए, अरे आपको बहुत बधाई हो, अच्छा आपने यह कार्य कर दिया। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, अरे, वाह, अच्छा, यानी कि हर्ष, घृणा, दुख और पीड़ा के भावों को बताने वाले जो शब्द हैं वह विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे। इसी तरह संज्ञा की बात करें कि पद परिचय में संज्ञा, तो संज्ञा के भेद आपको पता होने चाहिए। संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे पहला उदाहरण है, आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए, विभीषण पद का परिचय देना आपको। विभीषण, अगर हम वाक्य हटा दें तो खाली विभीषण लिखेंगे तो यह एक शब्द कहलाएगा, लेकिन वाक्य के साथ यह क्या कहलाएगा, पद। तो विभीषण पद का परिचय देना। विभीषण क्या हो गया, संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। देखिए, बहुवचन है, विभीषणों पुल्लिंग है और संबंध कारक है। का, क्योंकि कारक चिन्ह उसके आगे लगा है, विभीषणों की, का, के, की, तो कारक। इसके अलावा दूसरा देखिए उदाहरण, रात में देर तक बारिश होती रही। देर तक के नीचे अंडरलाइन है, तो देर तक जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है, ऊपर मैंने आपको बताया था। तीसरा उदाहरण, हर्षिता निबंध लिख रही है। लिख रही जो क्रिया है वह संयुक्त क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लिख धातु वर्तमान काल है। क्रिया का कर्ता कौन है, हर्षिता है। क्रिया का कर्म क्या है, निबंध को लिखना। उसी प्रकार चौथे उदाहरण के से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। अनेक के नीचे अंडरलाइन है, तो अनेक शब्द का परिचय हमें देना। अब अनेक शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या अव्यय है, यह पहचानना है। तो अनेक क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और बहुवचन है, पुल्लिंग है, विशेष्य, चित्र पुल्लिंग। पांचवें उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। तो आजीवन जो शब्द है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। तो आजीवन शब्द जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक बार पुनः फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पद परिचय में जो पद परिचय है वो वास्तविक रूप में उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना। व्याकरणिक परिचय से आपका तात्पर्य यह होगा कि देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जो पद है, जो शब्द है, वह संज्ञा शब्द है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है। तो वह परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। यह आपने पहली वीडियो में ही पढ़ रखा है। पद परिचय 5 प्रकार से दिया जाता है। तो एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि देखिए, संज्ञा पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए, संज्ञा पद का जब हम परिचय देंगे तो उसमें हमें 5 चीज़ें बतानी होती हैं, यानी कि संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का क्रिया से क्या संबंध है। उदाहरण देख लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम जो है, राम और पुस्तक, ये दो जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं। देखिए, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, हम संज्ञा पद का, संज्ञा जो पद है, संज्ञा पद परिचय पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें केवल संज्ञा पर बातचीत करेंगे, संज्ञा पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, उपरोक्त वाक्य में दो मैंने आपको बताया, राम पुस्तक पढ़ता है में राम और पुस्तक क्या है, ये जो दो शब्द हैं, ये जो दो पद हैं, यह क्या है, संज्ञा पद है। अब राम क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता है, क्रिया का कर्ता है। दूसरा पुस्तक है, पुस्तक भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, पुस्तक, जातिवाचक संज्ञा।
स्त्रीलिंग, एक वचन है, कर्मकारक है, पढ़ता है क्रिया का कर्म है। इसी क्रम में हम सर्वनाम पद का परिचय पढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम पद का जब हम परिचय देते हैं तो उसमें भी पहली चीज़ जो आपको बतानी होती है वो सर्वनाम का प्रकार बताना होता है। दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक और फिर क्रिया के साथ संबंध। कुछ चीज़ें सेम होती हैं सभी पद परिचयों में। जैसे आपने देखा होगा संज्ञा पद परिचय में, आपने देखिए कि संज्ञा में देखिए संज्ञा का प्रकार है, उसके बाद लिंग है, वचन है, कारक और क्रिया के साथ संबंध है। ऐसा ही सर्वनाम का प्रकार है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। तो केवल पहला ही अंतर है सर्वनाम का, उसमें संज्ञा का प्रकार बताना है, इसमें सर्वनाम का प्रकार बताना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब इसको देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। यह वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था, वाक्य है। इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे और कोई, ये जो पद हैं, ये जो शब्द हैं, ये क्या है? सर्वनाम है। अब यह की बात करें, यह जो सर्वनाम है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, संबंध कारक और कार जो है, कार संज्ञा शब्द से इसकी, कार जो संज्ञा शब्द है इससे इसका संबंध है। जिसे की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। कोई की बात करें तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है। इसी क्रम में बात करें विशेषण शब्द का परिचय। देखिए, विशेषण शब्द में भी सेम चीज़ें हैं जो संज्ञा और सर्वनाम है, कुछ अंतर है। देखिए, सबसे पहले आपको विशेषण का प्रकार बताना है, उसके बाद उसकी अवस्था बतानी है। अवस्थाओं पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, इसमें अभी हम वैसे ही समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद लिंग है, वचन है और विशेष है, उसके साथ संबंध है। तो विशेषण का प्रकार, इसके लिए आपको विशेषण से संबंधित जानकारियाँ होनी चाहिए। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। जो यह वाक्य है इसमें वीर जो शब्द है, वीर तथा जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। अब वीर और सब, तो वीर जो है वो गुणवाचक विशेषण है क्योंकि राम के गुण को बता रहा है, और मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, एक वचन है, राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। और सब जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, मूल अवस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, राक्षसों विशेष की संज्ञा का बोध कराता है। ये अवस्था के विषय में मैंने आपको बताया कि इस पर हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर एक बार देख लेते हैं क्रिया शब्द का जो परिचय, क्रियापद जो क्रिया विशेषण पद है उनका परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए, क्रिया जो पद परिचय है इसमें आपको क्रिया का प्रकार बताना होता है, सकर्मक और अकर्मक, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ इसका क्या संबंध है, ये चीज़ आपको बतानी होती है। उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। राम ने रावण को मारा। देखिए, मारा जो है क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है। वाच्यों के विषय में आपने पहले पढ़ रखा है। भूतकाल है, मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म जो है वह रावण है। दूसरा उदाहरण है, मैं सवेरे उठा। अब उठा क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के विषय में आप लोग जानते होंगे, आशा करता हूँ। एक वचन, कर्तृवाच्य, भूतकाल, उठा क्रिया का कर्ता और कर्मान्वित। इसी क्रम में जो अगला है हमारा पांचवा, अव्यय पद का परिचय हम किस प्रकार से देंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें बतानी होती हैं। देखिए, अव्यय जो पद है, जो अव्यय जो शब्द होता है, लिंग, वचन और कारक से प्रभावित नहीं होता है। जो किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में ऐसा शब्द जो बदलता नहीं है, तो वह शब्द अव्यय कहलाता है। इसका जब हम ऐसे पदों का जब हम परिचय देते हैं तो उसमें अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। यानी कि आपको केवल तीन चीज़ें बतानी है, शब्द का प्रकार, उसकी विशेषता और उसका संबंध। उदाहरण के माध्यम से देखें। देखिए, सबसे पहले क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय ही कहलाते हैं। क्रिया विशेषण में के भी भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो इसमें भीतर और धीरे धीरे, ये जो दो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण, भीतर शब्द क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है। ठीक है, बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता है। और धीरे धीरे भी क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता है।
और इसी क्रम में जो अव्यय का द्वितीय प्रकार आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक के भेद उसमें आपको बताना होता है, संबंध बोधक के भेद और संज्ञा सर्वनाम से उसका क्या संबंध है। जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो के नीचे संबंध बोधक हो गया, ठीक है। कुर्सी और बिल्ली इससे संबंधित शब्द है। समुच्चय बोधक की बात करें तो समुच्चय भेदों का उल्लेख करना होता है समुच्चय भेदक के, और जुड़ने वाले पदों का उल्लेख करना है। तुम कापी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। तो और जो है वो समुच्चय बोधक है। कौन सा समुच्चय बोधक है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कापी किताब शब्दों का क्या है? संबंध कराने वाला है। इसी क्रम में जो अगला आता है वो विस्मयादि बोधक होता है। इसमें जो होते हैं इमोशंस का उल्लेख होता है, यानी कि भाव, कि सुंदर, हर्ष, शोक, घृणा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक, मैं रोज आऊँगा। तो वाह जो है वो विस्मयादि बोधक है, क्योंकि उसके आगे चिन्ह भी लगा हुआ है। तो विस्मयादि बोधक है। कौन सा विस्मयादि बोधक? हर्ष, उल्लास। और ठीक जो है यह भी विस्मयादि बोधक शब्द है, लेकिन ये स्वीकार बोधक शब्द है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत और जानकारी मिली होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।